Hello students, I am Varsha Thadani and today we are going to study the topic of class 10th, Federalism. Federalism हमने पहले भी पढ़ा है कि Federalism क्या होता है और Federalism के क्या क्या फीचर्स होते हैं, Federalism इंडिया में कैसे प्रैक्टिस होता है. तो आज हम पढ़ेंगे How is Federalism practiced और डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. कैसे इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस कराया जा रहा है, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिससे हम ये कहते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है. एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया पढ़ेंगे हम, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है. ठीक है. और इस चैप्टर से हम एक कॉम्पिटेंसी डेवलप करने वाले हैं, हम एक चीज़ सीखने वाले हैं इस चैप्टर से, और वो क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है. सेंटर स्टेट रिलेशंस का क्या मतलब हुआ? सेंटर स्टेट रिलेशंस हुए जहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में किस टाइप के रिलेशंस हैं, सेंटर क्या किस तरीके से स्टेट को डोमिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या स्टेट सबऑर्डिनेट नहीं है सेंटर को तो वो कैसे नहीं है, क्या शुरू से ऐसा ही होता था. तो ये हम सेंटर स्टेट रिलेशंस में पढ़ेंगे. ठीक है. और डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर अपने पावर्स किससे शेयर किए थे, लोकल गवर्नमेंट से. तो ये एक कॉम्पिटेंसी हम इस चैप्टर से डेवलप करने वाले हैं, ये एक चीज़ हम इस चैप्टर से सीखने वाले हैं. ठीक है. अब हम देखते हैं कि कैसे इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस की जा रही थी. मतलब फेडरलिज्म ऑब्वियसली प्रैक्टिस की जा रही है, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो उस पर्टिकुलर कंट्री में हैं जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर कंट्री को एक फेडरल कंट्री का टर्म दिया गया है. ठीक है. हमने फेडरलिज्म पढ़ा था, क्या होता है, हमने फेडरलिज्म पढ़ा था. फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें पावर शेयर होती है बिटवीन वन सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स. और वो जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स हैं वो कौन से थे, वो थे स्टेट. ठीक है. इतना हमने पढ़ा था. अब हम देखते हैं कि कैसे इंडिया में फेडरलिज्म है. तो कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इंडिया को एक फेडरल स्टेट बना रहा है और कौन से फीचर्स इंडिया प्रैक्टिस कर रही है. ठीक है. पहला तो हो गया लिंग्विस्टिक स्टेट्स. ठीक है. लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्या मतलब होता है? पहले क्या होता था, इंडिया में 1947 से पहले जितने भी स्टेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं था. ठीक है. पहले तो प्री इंडिपेंडेंस ऐसा ही हो रहा था कि लैंग्वेज के बेस पे कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है, स्टेट्स अपने हिसाब से फॉर्म हो रखे हैं क्योंकि एक प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही थी ना स्टेट की. लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आफ्टर 1947 ये नीड आई कि अब ना स्टेट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन स्टेट्स का फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पे होना चाहिए. ठीक है. तो उस टाइम पे ये नीड इमर्ज हुई कि हम स्टेट्स, नए स्टेट्स फॉर्म करेंगे, कुछ पुराने स्टेट्स को मर्ज करेंगे और फिर लैंग्वेज के बेसिस पे उनका डिस्टिंक्शन करेंगे और उनको लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म करेंगे. लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म करेंगे का क्या मतलब हुआ, जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज की पॉपुलेशन ज़्यादा है उस पर्टिकुलर स्टेट में या उस पर्टिकुलर एरिया में, उसको एक ही स्टेट का टर्म दे देंगे. ठीक है. तो ये पहला हो गया लिंग्विस्टिक स्टेट्स. सेकंड है लैंग्वेज पॉलिसी. पहले क्या हो रहा था, कोई ऑफिशियल लैंग्वेज, कोई नेशनल लैंग्वेज तो थी नहीं. ठीक है. और उस टाइम पे ऐसे बोला गया था कि हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज या मदर टंग जो है हमारी, तो हम उसको एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज भी डिक्लेयर कर देते हैं. और बाकी की जो लैंग्वेजेस थी उनको इतना फेवर नहीं किया जा रहा था. लेकिन फिर उसके बाद ये थोड़ी डिमांड इमर्ज हुई थी कि नहीं, अगर आप लैंग्वेज पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपको उन लैंग्वेजेस का ध्यान रखना है. जैसे सपोज हिंदी हर जगह तो नहीं बोली जाती है. ठीक है. कुछ जगहों पे इंग्लिश बोली जाएगी, कुछ जगहों पे असामीज बोली जाएगी, कुछ जगहों पे बंगाली, कुछ जगहों पे तमिल्स. तो उन लैंग्वेजेस का क्या, सब लोग तो हिंदी नहीं बोलेंगे, तो हिंदी को एज अ स्टेट रिलीजन या एज अ स्टेट लैंग्वेज तो डिक्लेयर नहीं कर सकते. ठीक है. ऑब्वियसली तो उस टाइम पे ये डिमांड इमर्ज हुई थी कि आपको दूसरी लैंग्वेजेस को भी प्रेफर करना है. और वो जो दूसरी लैंग्वेजेस को प्रेफर किया जा रहा था उस टाइम पे हिंदी के बाद इंग्लिश को प्रेफर किया जा रहा था. और उसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 और शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस लेके आए थे. ठीक है. जिस एरिया में जो लोग रह रहे हैं उस एरिया के अकॉर्डिंग वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलेंगे. ठीक है. इतना हमने इसमें देखेंगे. फिर उसके बाद है सेंटर स्टेट रिलेशंस. सेंटर स्टेट रिलेशंस मैंने आपको अभी पहले बताया
किस तरीके से 1990 से पहले सेंटर स्टेट रिलेशंस थे और ऐसे क्या चेंजेस आए जिस वजह से 1990 के बाद सेंटर स्टेट रिलेशंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है, वो पढ़ेंगे हम कि ऐसी क्या कंडीशंस आई हैं कि स्टेट जो है वो सेंटर पे सबऑर्डिनेट नहीं था। हमें ये जानना है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस इमर्ज हुई हैं या ऐसी कौन सी सिचुएशंस इमर्ज हुई हैं जिसकी वजह से स्टेट इंडिपेंडेंट स्टेट कहलाने लग गया। ठीक है, अब हम लिंग्विस्टिक स्टेट को थोड़ा और इलैबोरेटिव वे में पढ़ते हैं, सब पॉइंट्स को थोड़ा इलैबोरेटिव वे में पढ़ेंगे। स्टार्ट हम करते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट से। ठीक है, पहले प्री 1947 स्टेट्स वर नॉट बेस्ड ऑन लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1947 से पहले स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइडेड नहीं थे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो मैप शो हो रहा है ये क्या स्टेट कर रहा है, ये मैप है किसका, पहले हम ये देखेंगे। ये है इंडिया इन 1947। ठीक है, 1947 का मैप है जब स्टेट्स तो हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर डिस्टिंक्शन नहीं है, यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 1947 का मैप है जब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, पोस्ट 1947 कुछ चेंजेस आए। ठीक है, अब ये चेंजेस की नीड क्या थी पहले तो हम ये समझें। अब क्या हुआ कि हम इंडिपेंडेंट तो हो गए, इंडिपेंडेंट होने के बाद गवर्नमेंट की एक्चुअली ये डिमांड्स थी या गवर्नमेंट को लगा कि हमें ना स्टेट्स को डिवाइड करना चाहिए, स्टेट्स को रिकग्नाइज करना चाहिए उनके लैंग्वेज के बेसिस पे। अब ये क्यों ज़रूरी था लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्टिंक्शन? इसीलिए ताकि क्या यूनिटी मेंटेन रहे और लोगों को ये ना लगे कि नहीं हम तो माइनॉरिटी में हैं या हम बहुत ज़्यादा कम हैं तो इसीलिए हमें गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है। ठीक है, तो इसीलिए ये डिमांड्स इमर्ज हुई थी कि 1947 के बाद जो चेंजेस लेके आएंगे ना वो लैंग्वेज के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो पहला स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड मतलब वापस से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उन सारे स्टेट्स को जो 1947 के मैप में हम देख रहे हैं, वो स्टेट्स वापस से रीऑर्गेनाइज होंगे। छोटे छोटे जो एरियाज हैं, स्मॉल स्टेट्स हैं, वो मर्ज होके बिगर स्टेट्स भी फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो दे आर बीइंग रीऑर्गेनाइज्ड एंड दे आर बेस्ड ऑन लैंग्वेज। ठीक है, दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। तो ये एक्चुअली बेसिकली इसलिए किया जा रहा था जो सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं वो सेम स्टेट में रहेंगे। ठीक है, some national leaders feared that if states based on language would lead to the disintegration of the country। अब उस टाइम पे क्या हो रहा था, हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो ये ऐसा सोच रहे थे कि अगर सपोज हम लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्टिंक्शन करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एक डिसइंटीग्रेशन वाली सिचुएशन आ जाएगी इंडिया में, मतलब इंडिया में डिवीजन वाली सिचुएशन आ जाएगी। और उस टाइम पे वो लीडर्स को ये डर था कि हमें इंडिया को डिवाइड नहीं करना है, हमें इंडिया को यूनाइट करना है। बट फिर भी उन्होंने ये रिस्क लिया और उन्होंने ये रीऑर्गेनाइजेशन किया बेस्ड ऑन दी लैंग्वेज। ठीक है, आउटकम्स क्या निकल गया है? फर्स्ट, इंक्रीज्ड यूनिटी विद इन द कंट्री। सेकेंड, ईजियर एडमिनिस्ट्रेशन। इंक्रीज्ड यूनिटी, ईजियर एडमिनिस्ट्रेशन। अब कैसे यूनिटी कैसे इंक्रीज हुई? ऑब्वियसली जो सेम लैंग्वेज के लोग हैं वो अपने सेम पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं तो उन्हें लगा कि हाँ हमें भी गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, गवर्नमेंट हमारे बारे में भी सोच रही है, तो एक यूनिटी मेंटेन होगी। दूसरी लैंग्वेजेस या जो दूसरे कल्चर्स हैं, लोग क्या करेंगे, एक टाइप का ब्रदरहुड वाले कंसेप्ट इमर्ज होने वाले हैं। ठीक है, और एक यू टाइप की यूनिटी इंडिया में डेवलप हो रही थी। और क्या हो रहा है कि अब लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स दे दिए हैं तो क्या होगा, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत प्रॉपर होगा, एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा ईजी भी हो जाएगा, क्योंकि स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर लो तो आपको पता चल जाएगा किस स्टेट का कौन सी लैंग्वेज है और किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो ये मतलब जो लिंग्विस्टिक स्टेट का फॉर्मेशन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट टेस्ट ऑफ फेडरेशन था। समझ में आया? फर्स्ट टेस्ट ऑफ फेडरेशन क्यों था? क्योंकि उस टाइम पे ये एक टाइप का टेस्ट ही तो था कि क्या आप लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं और रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो क्या ये सक्सेसफुल होगा? तो ये पहला टेस्ट ऑफ इंडियन फेडरेशन सक्सेसफुल ही था। लैंग्वेज के बेसिस पे जो भी डिस्टिंक्शन थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर थे। ठीक है, अब कुछ स्टेट्स तो, बहुत सारे स्टेट्स तो लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म हो गए, ठीक है, लेकिन कुछ स्टेट्स जो थे उस टाइम पे कल्चर को लेके, एथनिसिटी को लेकर और उनके जोग्राफिकल लोकेशन को लेकर भी फॉर्म हुए थे। और उन स्टेट्स का एग्जाम्पल देखेंगे, नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड।
and these states were formed based on culture, ethnicity, geography. कल्चर में पता है जहाँ पे वो लोग किस टाइप का कल्चर फॉलो कर रहे हैं. एथनिक कॉम्पोजिशन हम पढ़ के आए थे बेल्जियम श्रीलंका में, हमने पढ़ा था कितनी टाइप ऑफ परसेंटेज किस पर्टिकुलर लैंग्वेज की है, वो उनका एथनिक कॉम्पोजिशन होता है. और जोग्राफिकल एरिया, उनका जोग्राफिकल एरिया कैसा है, तो उनके बेसिस पे ये 3 जो थे स्टेट्स फॉर्म हुए थे. ठीक है, तो ये लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म नहीं हुए हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं जो किसके बेसिस पे फॉर्म हुए हैं, एथनिसिटी के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे और ज्योग्राफी के बेसिस पे. ठीक है, आगे देखते हैं लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिया. मैंने आपको जैसे बताया था हिंदी को एज ए मदर टंग तो डिक्लेयर कर दिया था, इसके अलावा 22 और शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऐड की गई थी इन इंडिया. किस तरीके से, कोई भी नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है अभी हमारे पास. ठीक है, हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन हमें दूसरी लैंग्वेजेस को भी सेफगार्ड करना है. और वो दूसरी लैंग्वेजेस कैसे सेफगार्ड होंगी, उनके लिए भी कुछ प्रोविजंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब तो जाके वो लैंग्वेज सेफगार्ड होगी. ठीक है, तो कैसे होगी, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बनाई. ठीक है, और ये 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, अब जैसे हम कोई एग्जाम्स देते हैं ना, हम एग्जाम्स देते हैं तो जो भी लोग एग्जाम्स दे रहे हैं वो इन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में से कोई सी भी लैंग्वेज में एग्जाम्स दे सकते हैं. हम कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, हम कोई प्राइवेट एग्जाम्स दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें वहाँ पे ऑप्शन बताना होता है ना कि हम किस लैंग्वेज में देंगे एग्जाम. कोई लोग इंग्लिश चूज कर लेंगे, हिंदी चूज कर लेंगे, आपको 2 लैंग्वेजेस तो चूज करनी ही पड़ती है. तो इसका मतलब ये है कि आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स देंगे, प्राइवेट एग्जाम्स देंगे, उसमें आप इन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में से भी कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं. ठीक है, options for exam in these languages. Next, states have their own official language. अब क्या होता है, स्टेट तो अलग अलग लैंग्वेजेस में अपने जो ऑफिशियल काम है वो नहीं करेंगे, तो स्टेट की तो अपनी एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी जिसमें वो अपने सारे ऑफिशियल पर्पसेस करेंगे. जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई भी प्रोविजंस पास हो रहे हैं, तो वो तो स्टेट अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज में ही करेंगे. ठीक है, तो स्टेट की अपनी खुद की लैंग्वेज होगी. ठीक है, अब जैसे इंग्लिश, अब उस टाइम पे पता है क्या हुआ था, उस टाइम पे ऐसे हुआ था कि हिंदी को एज ए मदर टंग तो डिक्लेयर हो गया था, लेकिन वहाँ पे ना इंग्लिश का जो यूज़ था ना वो ही ख़त्म करते जा रहे थे. मतलब वो कह रहे थे कि हमें तो इंग्लिश की नीड ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में को ख़त्म करते जा रहे थे. लेकिन फिर उसके बाद कुछ वायलेंट इंसिडेंट्स हुए हैं तमिल के वहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली लोग क्या कह रहे थे कि हमें तो हिंदी नहीं आती है, तो हम तो हमारी जो दूसरी लैंग्वेज है वो तो इंग्लिश ही है, तो आपको इंग्लिश को भी तो यूज़ करना चाहिए, उसको भी प्रेफर करना चाहिए इन गवर्नमेंट एग्जाम्स और इन एनी अदर ऑफिशियल पर्पसेस. ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं ऑफिशियल यूज मेंट टू एंड इन 1965. इंग्लिश का जो ऑफिशियल यूज है ना वो खत्म कब हो रहा था, 1965 में. लेकिन जो नॉन हिंदी स्टेट्स थे जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जा रही थी, उन्होंने डिमांड किया था कि नहीं, आपको इंग्लिश का कंटिन्यूशन तो करना ही चाहिए, क्योंकि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वो तो इंग्लिश ही बोलेंगे. वो अगर उन्हें हिंदी आती ही नहीं है तो वो अपने ऑफिशियल पर्पस या वो अपने बोलेंगे भी कैसे, तो ऑब्वियसली उन्हें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट थी. ठीक है, तमिलनाडु में तो प्रोटेस्ट भी हुआ था, और प्रोटेस्ट इसी बात को लेके हुआ था दैट एक्चुअली वी डोंट नो हाउ टू स्पीक हिंदी, सो वी वांट इंग्लिश टू कंटिन्यू फॉर ऑफिशियल पर्पसेस. ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ, सेंटर कंटिन्यू टू यूज इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस. तो इसीलिए सेंटर ने ये डिसाइड किया कि हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी कंटिन्यू रखेंगे. 1965 में जो खत्म हो रही थी वो नहीं हुई और कंटिन्यू रही इंग्लिश एंड हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस. ठीक है, फिर प्रमोशन ऑफ हिंदी. अब क्या हो रहा है कि स्टेट को ये तो लग रहा है कि ठीक है हमने इंग्लिश को प्रेफर कर दिया ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं कि हिंदी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उन्हें भी ज़बरदस्ती बोला जा रहा है कि नहीं आप तो हिंदी बोलिए. नहीं, वो अपने पर्टिकुलर स्टेट में हिंदी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे. ठीक है, बिकॉज हिंदी पता है हमें हमारी मदर टंग है, हमारी उस टाइम पे जो स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज है, अभी भी स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इसीलिए ये सिर्फ प्रमोशन हो रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉशियसली, बहुत ज़्यादा ध्यान रख के कि कहीं श्रीलंका वाली कंडीशन एमर्ज ना हो जाए जहाँ पे सिर्फ सिन्हेलीज को फेवर किया जा रहा था और तमिल को फेवर नहीं किया जा रहा था. ठीक है, देखते हैं कैसे किया है. प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ऑब्वियसली कि उनकी ये एक ऑफिशियल पॉलिसी बन गई थी कि हमें हिंदी तो प्रमोट करनी ही है. ठीक है,
नेक्स्ट, इट डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन नॉन स्पीकिंग स्टेट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहेगी कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में भी हिंदी की प्रमोशन हो या वहाँ पे भी हिंदी यूज हो, ऐसा कोई भी नहीं बोला गया। ए फ्लेक्सिबिलिटी की टू अवॉइडिंग श्रीलंकाज सिचुएशन, और हमारे यहाँ पे तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ों की फ्लेक्सिबिलिटी है, एक फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये श्रीलंका का केस नहीं लाना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करके रखी। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मेंटेन हुई? उन्होंने क्या किया, दूसरी लैंग्वेजेस को भी शेड्यूल लैंग्वेजेस बनाया, ताकि जो लोग हिंदी नहीं बोलते हैं वो दूसरी लैंग्वेजेस में भी अपने ऑफिशियल पर्पसेस कर सकें, ठीक है। अब हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। हमारी कंट्री में सिर्फ इंग्लिश नहीं थी, हमारी कंट्री में सिर्फ हिंदी नहीं थी, सिर्फ बंगाली नहीं थी, सिर्फ असामीज़ नहीं थी, हमारी कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, ठीक है। 1300 प्लस मदर टंग्स, ठीक है, बहुत होती है 1300 प्लस मदर टंग्स, ठीक है। 121 मेजर लैंग्वेजेस, बहुत ग्रुपिंग करने के बाद 121 मेजर लैंग्वेजेस निकल के आई हैं, ठीक है। आउट ऑफ 121 मेजर लैंग्वेजेस 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस बनाई गई थी, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस मेंशन्ड हैं। तो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में इन्होंने ये परसेंटेज दिया है कितनी कौन सी लैंग्वेज एक्चुअली है, ठीक है। आसामीज़ का बता दिया, प्रपोर्शन ऑफ स्पीकर्स कितने हैं 8.26, बंगालीज बता दिया, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी। तो यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज बताई है कि कितने प्रपोर्शन ऑफ स्पीकर्स है। हमारी बुक में भी हमें ये चार्ट मिलेगा जहाँ पे हमें प्रपोर्शन ऑफ स्पीकर्स मेंशन्ड है, ठीक है। ये सारे प्रपोर्शन ऑफ स्पीकर्स मेंशन्ड हैं। तो अगर हम काउंट करते हैं तो ये 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, ठीक है। फिर हिंदी का क्या रोल है? मोस्ट कॉमन मदर टंग है, ठीक है। मोस्ट कॉमन मदर टंग में कितने लोग बोल रहे हैं हिंदी? 44% लोग, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 50% लोग भी हिंदी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इंग्लिश का रोल देखें तो इंग्लिश का रोल क्या है? 0.02% मदर टंग, ठीक है। मतलब सिर्फ इतने ही लोगों की मदर टंग है इंग्लिश, ठीक है। और 11% स्पीक एज ए सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज, और सिर्फ 11% लोग ही इंग्लिश को एज ए सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज की तरह यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ ना तो हिंदी का डोमिनेशन है और ना ही इंग्लिश का डोमिनेशन है, कोई भी सिंगल लैंग्वेज डोमिनेट नहीं कर रही है, ठीक है। नो सिंगल लैंग्वेज डोमिनेट्स, और हमें तो यही चाहिए, क्योंकि जहाँ पे लैंग्वेज का डोमिनेशन होगा, कल्चर का डोमिनेशन होगा, रिलीजन का डोमिनेशन होगा, तो हमेशा माइनॉरिटीज़ विल सफ़र। सो यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज का कोई भी डोमिनेशन नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस, और सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कोएलिशन गवर्नमेंट का कंसेप्ट, कि एक्चुअली कोएलिशन गवर्नमेंट होता क्या है, ठीक है। कोएलिशन गवर्नमेंट मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी बताया है। कोएलिशन गवर्नमेंट एक ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें जो मेजॉरिटी पार्टी है, जस्ट बिकॉज वो मेजॉरिटी में नहीं आ पा रही है, रूलिंग पार्टी नहीं बन पा रही है, तो वो अलायंस बनाती है, वो एक फ्रेंडशिप वाली सिचुएशन क्रिएट करती है विथ अदर पार्टीज़। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नेशनल पार्टी है, वो मेजॉरिटी में नहीं आई है, तो वो एक अलायंस या एक गवर्नमेंट फॉर्म करेगी विथ एनी अदर नेशनल पार्टी और मे बी विथ एनी अदर रीजनल पार्टी, ठीक है। तो ये एक कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, ठीक है। अगर वो दोनों मेजॉरिटी में आते हैं और उन्होंने एक अलायंस एक्सेप्ट कर ली है, तो उनकी एक पर्टिकुलर पार्टी फॉर्म हो जाएगी। अब अगर हमें कोई कोएलिशन गवर्नमेंट की डेफिनेशन बोले कि क्या होती है कोएलिशन डेफिनेशन, तो हम देखेंगे अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज, यूजुअली पार्टनर्स इन अ कोएलिशन, फॉर्म अ पॉलिटिकल अलायंस एंड अडॉप्ट अ कॉमन प्रोग्राम। ऑब्वियसली कॉमन प्रोग्राम तो अडॉप्ट करेंगे ही, क्योंकि वो 2 पॉलिटिकल पार्टीज एक फ्रेंडशिप, एक अलायंस फॉर्म कर चुके हैं, तो उन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं वो भी सिमिलर होंगे। तो कोएलिशन गवर्नमेंट क्यों पढ़ा है? क्योंकि सेंटर स्टेट रिलेशंस में कोएलिशन गवर्नमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है। हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो सेंटर स्टेट रिलेशंस में कोएलिशन गवर्नमेंट को अफेक्ट करती है, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशंस में 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, अर्ली चैलेंजेस और शिफ्टिंग डायनामिक्स। मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ अर्ली चैलेंजेस क्या थे। बिफोर 1990 ऐसा हो रहा था कि ज़्यादातर जो पार्टीज़ थी वो नेशनल पार्टीज़ थी, स्टेट पार्टी के साथ कोई मेजॉरिटी या कोई अलायंस फॉर्म नहीं हो रहा था, ठीक है।
तो क्या हो रहा था कि सेंटर डोमिनेट कर रहा था स्टेट को इन एवरी पॉसिबल मैनर, ठीक है। एंड इवन कभी कभी सेंटर स्टेट को डिसॉल्व भी कर रहा है व्हेनेवर सेंटर वांट्स, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्टेट पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट था, सेंटर पे डिपेंडेंट था, जिसकी वजह से उसका डोमिनेशन ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। बट आफ्टर 1990 कोएलिशन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया, आ गया कोएलिशन गवर्नमेंट टर्म, उसका कॉन्सेप्ट आया और उस कॉन्सेप्ट में ये आया कि एक्चुअल में जो रीजनल पार्टीज़ हैं, स्टेट पार्टीज़ हैं, अब उनको भी मेजॉरिटी मिल रही है। तो अब क्या होगा कि सेंटर में जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो स्टेट में जो रीजनल पार्टीज़ हैं ना उनके साथ मिलकर अलायंस बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली नेशनल और स्टेट पार्टीज़ जब मिलकर अलायंस बनाएंगे तो फिर सेंटर कभी भी स्टेट को अननेसेसरली डिसॉल्व नहीं कर सकता और सेंटर का जो स्टेट पे डोमिनेशन था वो डोमिनेशन भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। तो ये इनके कुछ अर्ली चैलेंजेस थे। शिफ्टिंग डायनामिक्स, मैंने आपको बताया ना 1990 से पहले की बात हो रही है। आफ्टर 1990 डायनामिक्स चेंज हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि नेशनल पार्टीज वॉज फॉर्मिंग इन अलायंस with state or regional parties और अब there are no chances that the center will dominate the state government or the center will dissolve the state government, ठीक है। तो early challenges पढ़ते हैं। same party ruled center and states for a long time। पहले ऐसे हो रहा था एक ही पर्टिकुलर नेशनल पार्टी, एक ही पार्टी सेंटर और स्टेट को बहुत टाइम तक रूल करती जा रही थी, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उसके जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव तो नहीं आएंगे। ऑब्वियसली सेंटर डोमिनेट करेगा, सेंटर जो है स्टेट को डोमिनेट करेगा, स्टेट को डिसॉल्व करेगा, जिससे क्या होगा, फेडरलिज्म वीक हो जाएगा और स्टेट की अपनी ऑटोनॉमी चली जाएगी, ठीक है। ये कह रहे हैं ना लिमिटेड स्टेट ऑटोनॉमी, स्टेट की ऑटोनॉमी, स्टेट की इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा लिमिट में हो जाएगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज्ड पावर, ऑब्वियसली मिसयूज तो होगा ही ना पावर का, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये ट्राई करेंगे कि नहीं हम ही एक मेजॉरिटी फॉर्म कर रहे हैं, तो स्टेट और रीजनल गवर्नमेंट्स की ज़रूरत ही क्या है। तो इसीलिए दे वर ट्राइंग टू रिजॉल्व द स्टेट गवर्नमेंट वेन एवर दे वॉन्ट। एग्जाम्पल, डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट रन बाय ऑपोजिशन। ये एक फ्लो चार्ट है। एक्चुअली ये क्या पिक्चर डिपिक्ट कर रहा है, ये पिक्चर डिपिक्ट कर रहा है कि ये देखो पावर है किसकी, स्टेट्स की, और ये कौन है, सेंटर, ठीक है। यहाँ पे सेंटर जो है वो स्टेट्स को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे नाम दे रखे हैं केरला, मद्रास, उड़ीसा, बंगाल, बिहार। तो ये सारी स्टेट्स हैं और ये सारी स्टेट्स अपनी अपनी पावर्स लेने आ रही है। और किस तरीके से लेने आ रही है हम देख ही रहे हैं इस पिक्चर में, किस तरीके से लेने आ रही है। एक्चुअली वो एक टाइप से मांग रही है कि हमें भी अपनी अपनी कुछ कुछ पावर्स दे दो, ठीक है। तो ये तो एक डोमिनेशन होता है ना, तो इससे क्या होता है, स्टेट ऑटोनॉमी लिमिट हो जाती है। तो ये हमारे कुछ अर्ली चैलेंजेस हैं, लेकिन ये डायनामिक्स शिफ्ट हुए हैं आफ्टर 1990। रीजनल पार्टीज गेन्ड पावर इन मेनी स्टेट्स, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बताया ना बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं जिन्होंने पावर गेन कर लिया। बहुत सारे स्टेट्स में रीजनल पार्टीज पावर में आ गई, मेजॉरिटी में आ गई, ठीक है। इम्पैक्ट यही हुआ ना कि वीकेंड डोमिनेंस ऑफ नेशनल पार्टीज, और नेशनल पार्टी का जो डोमिनेंस है वो धीरे धीरे वीक पड़ता जा रहा था, ठीक है। नो सिंगल पार्टी गेन्ड क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा, और नेशनल पार्टी में कोई भी सिंगल पार्टी को लोकसभा में क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही है। तो ऑब्वियसली नहीं मिल रही है तो क्या ट्राई करेंगे, वो यही तो ट्राई करेंगे कि वो जो स्टेट और रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ एक अलायंस फॉर्म करें। तो वो यही करेंगे। Major national parties formed alliances with smaller parties, including regional parties. Rise of coalition style governance at the national level, और एक coalition style of governance, एक coalition government establish हुई कहाँ पे, national level पे। क्यों? क्योंकि ये स्मॉलर पार्टीज के साथ अलायंस बना रहे हैं, जिन पार्टीज में रीजनल पार्टीज भी आ रही हैं, और रीजनल पार्टीज तो स्टेट में ही हैं, तो इसीलिए स्टेट पे जो डोमिनेशन था सेंटर का वो धीरे धीरे खत्म हो जा रहा था, ठीक है। पॉजिटिव आउटकम्स देखते हैं। वहाँ पे हमने अर्ली चैलेंजेस सब पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था कि क्या आउटकम थे। फेडरलिज्म वीक होता जा रहा था, स्टेट की ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही थी। आफ्टर शिफ्टिंग डायनामिक्स, दैट इज आफ्टर 1990, क्या पॉजिटिव आउटकम्स डेवलप हुए वो देखते हैं। प्रमोटेड पावर शेयरिंग कल्चर, ऑब्वियसली पावर शेयर हो रहा है, हमने पढ़ा था ना पावर शेयरिंग में। पावर शेयरिंग का जो सेकंड फॉर्म है वो हमने पढ़ा था।
power must be shared between different levels of the government and these two levels are center and state government. ठीक है. Increase respect for state autonomy. स्टेट को अपनी इंडिपेंडेंस मिली, स्टेट को अपनी रिस्पेक्ट मिली और पूरी तरीके से सबऑर्डिनेशन सेंटर पे खत्म हो गया. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लिमिटेड सेंट्रल गवर्नमेंट्स पावर टू आर्बिट्री डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट. सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कुछ जजमेंट पास किए हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर्स थे ना कि वो कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर रहा है, वो पावर्स उनसे ले लिए गए. ठीक है. मोर इफेक्टिव सेंटर स्टेट पावर शेयरिंग कंपेयर टू अर्ली ईयर्स. और 1990 से पहले जो सेंटर स्टेट रिलेशंस थे उसमें साफ नज़र आ रहा है कि पूरी तरीके से डोमिनेशन सिर्फ सेंटर का है. लेकिन आफ्टर 1990 दैट इज़ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट ये दिख रहा है कि सेंटर का स्टेट पे डोमिनेशन बहुत कम हो गया और सेंटर स्टेट रिलेशंस प्रीवियस ईयर्स से बहुत ज़्यादा बेटर हैं. अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म हुई है तो रीजनल पार्टीज़ को ये डिसमिस क्यों नहीं कर सकते. इसीलिए नहीं कर सकते ना क्योंकि रीजनल पार्टीज़ के साथ ये एक मेजॉरिटी अलायंस बना रहे हैं, फ्रेंडशिप बना रहे हैं. इफ़ सपोज़ वो रीजनल पार्टी को डिसमिस करते हैं तो पूरी गवर्नमेंट ही डिसमिस हो जाएंगी क्योंकि वहाँ पे नेशनल पार्टीज़ के भी कुछ मेंबर्स हैं, स्टेट पार्टीज़ के कुछ मेंबर्स हैं. इसीलिए आफ्टर 1990 ये जो डिसमिसल का जो सिस्टम था ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था. ठीक है. आगे देखते हैं. प्रमोट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. सेंटर एंड स्टेट कोलैबोरेट फॉर नेशनल प्रोग्रेस. कोलैबोरेट मतलब एक साथ आना, एक टाइप की फ्रेंडशिप क्रिएट करना फॉर द नेशनल प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री. यहाँ पे स्टेट है, वहाँ नेशनल है, दोनों हाथ मिला रहे हैं कि चलो हमने एक अग्रीमेंट किया है कि अब हम साथ मिलकर काम करेंगे, अब हम यूनाइट होकर काम करेंगे. ठीक है. अभी तक हमने ये पढ़ लिया कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड हो रहा है इन इंडिया. हमने 3 चीज़ें पढ़ ली. लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंटर स्टेट रिलेशंस. ये तीनों चीज़ें हैं तो इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है. ठीक है. अब हम देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया का मतलब होता है व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट. This is means that there is decentralization in India. ठीक है. अब अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन भी यही स्टेट कर रही है कि when power is taken away from central and state government and it is given to local government, it is called decentralization in India. अब ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर ली क्यों जा रही है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. क्या ज़रूरत है लोकल गवर्नमेंट को पावर देने की? सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि लोकल गवर्नमेंट को अगर पावर देंगे तो लोकल गवर्नमेंट अपने नीड्स, अपने इंटरेस्ट का खुद ध्यान रखेंगी और लोकल गवर्नमेंट में लोकल लोगों को ज़्यादा पता होता है कि हमारे क्या नीड्स हैं, हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लोगों का क्या विल है. ठीक है. तो इसीलिए ये ज़रूरी था कि सेंटर और स्टेट से थोड़े थोड़े पावर्स लेकर किसको दे दिए जाएँ, टू दी लोकल गवर्नमेंट. तो इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. ठीक है. अब देखते हैं बेनिफिट्स क्या हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के. सबसे पहला बेनिफिट तो यही कि लोकल लेवल पे लोकल्स को पता है उनके नीड्स और इंटरेस्ट. सेकेंडली वो फिनेंशियली स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं होंगे. थर्डली क्या होगा, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा. फोर्थली टाइम टू टाइम इलेक्शंस होंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. तो ये कुछ सर्टेन बेनिफिट्स हैं. देखते हैं. प्रॉब्लम्स एंड इशूज सेटल लोकली. लोकली सारे प्रॉब्लम्स और इशूज सेटल हो रहे हैं, स्टेट तक तो आ ही नहीं रहे. ठीक है. पीपल हैव बेटर नॉलेज. ऑब्वियसली लोगों को अपने नीड्स और इंटरेस्ट के बारे में बेटर नॉलेज है. बेटर नॉलेज किसकी होगी? ऑब्वियसली उनके नीड्स और उनके इंटरेस्ट की. उनका किस चीज़ में वेलफेयर है उसकी उनको बेटर नॉलेज होती है. मनी इज स्पेंड वाइसली. अब क्या होगा कि स्टेट से बार बार आपको पैसा लेना पड़े कि हमारे पास आज ये काम है, आज ये काम है, तो क्या होगा कि नीदर आपको उतना पैसा मिलेगा ना ही वो उतना पैसा उतनी वाइसली स्पेंड होगा. लोकल गवर्नमेंट के पास अपना खुद का पैसा होगा तो मनी विल बी स्पेंड वाइसली. ठीक है. थिंग्स आर बेटर मैनेज्ड एट द लोकल लेवल. ऑब्वियसली लोकल लेवल पे जो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत फॉर्म हो रही हैं तो वो आपकी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगी. अगर आप हर काम के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा कि लोकल लेवल या लोकल पीपल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, उनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी कि एक्चुअली वो बोल क्या रहे हैं. बट यहाँ पे तो हम ग्राम सभा या ग्राम पंचायत जो फॉर्म होती हैं उनकी मीटिंग्स होती हैं हर
2-3 बार हर 2-3 सालों में या 1 साल में वो 4-5 बार मिल रहे हैं, तो वो मीटिंग्स में यही तो डिस्कशन हो रहा है कि कितना बजट पास होगा, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग होगा। और ग्राम पंचायत एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, तो ऑब्वियसली वो लोकल लेवल पे सारे इश्यूज रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, पीपल डायरेक्टली टेक डिसीजंस एंड बिल्ड्स डेमोक्रेटिक हैबिट्स। वहाँ पे डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग हो रहा है, वहाँ पे जो ग्राम पंचायत आ रही हैं, रेगुलर मीटिंग हो रही है, तो ग्राम पंचायत डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, तो वहाँ पे जो भी डिसीजंस हो रहे हैं लोगों से वहाँ डायरेक्टली तो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक डेमोक्रेटिक हैबिट क्रिएट हो रही है डिसीजन मेकिंग की, कि वहाँ पे लोगों से पूछा जा रहा है। तो लोगों से पूछना ही तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ किए हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं डिसेंट्रलाइजेशन के। लेकिन ये जो बेनिफिट्स डिसेंट्रलाइजेशन के हैं, क्या ये उतनी तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस हो रहा था? नहीं हो रहा था। 1992 से पहले तो नहीं हो रहा था। 1992 के बाद कुछ ऐसे लॉज आए थे, कुछ ऐसे प्रोविजंस आए थे डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तब जाके ये चीज़ें हुई थी। लेकिन 1992 से पहले क्या चीज़ें थी? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्नॉलेज द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, ये तो हो गया। ठीक है, पंचायत भी स्टैब्लिश्ड हो गई विलेजेस में, म्यूनसिपैलिटी स्टैब्लिश हो गई अर्बन एरियाज में। ये स्टैब्लिशमेंट तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि काफ़ी सारी जो ग्राम पंचायत हैं वो टाइम टू टाइम, पहली बात तो मिल नहीं रही हैं। ठीक है, सेकेंडली ये है स्टेट इतना ज़्यादा पावर लोकल गवर्नमेंट को दे ही नहीं रहा, स्टेट इतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं दे रहा है लोकल गवर्नमेंट को। तो इससे क्या हो रहा है कि कुछ सर्टेन लिमिटेशंस हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें ये सारी चीज़ें दे दी, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन की कुछ लिमिटेशंस भी थी, और वो क्या थी? डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट फॉर्म हुई, लोकल गवर्नमेंट को अपनी पावर्स दी, लेकिन वो डायरेक्टली अभी भी किसके अंडर में है? स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, इरेगुलर इलेक्शंस, जैसा मैंने आपको बताया, अब वो रेगुलर मीटिंग्स ही नहीं हो रही हैं, तो रेगुलर ग्राम सभास फॉर्म नहीं हो रही हैं, तो जिसकी वजह से रेगुलर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, पंचायत लैक पावर एंड रिसोर्सेज, इसका ओवरऑल रिजल्ट है डिसेंट्रलाइजेशन तो है, लेकिन रियलिटी में डिसेंट्रलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो आ गया, लेकिन स्टेट की अभी भी ऑटोनॉमी कम नहीं हुई है। अभी भी ऐसा हो रहा है कि स्टेट पूरी तरीके से ना सही तो थोड़ा बहुत जो है वो लोकल गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन रियलिटी में तो आया ही नहीं है। ठीक है, अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं 1992 के बाद। क्यों हुए? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना, मतलब लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो क्या पॉइंट्स हैं? फर्स्ट, रेगुलर इलेक्शंस। 1992 में ये अमेंडमेंट पास हुआ है कि रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, जितने हर 3-4 साल में, हर 5 साल में जो भी होता है उसमें रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। तभी तो ऐसा होगा, प्रॉपर मीटिंग्स होंगी, प्रॉपर डिसीजंस होंगे, आपको ये पता होगा आपको कितना बजट मिलना है, आपको ये पता है कि आपको लोगों की नीड्स और इंटरेस्ट किस तरीके से डील करनी है। ठीक है, रिजर्वेशंस मिलेंगी, किस किस को मिलेगी? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ज़रूरी है ये तो कि कितना परसेंटेज, हमने पहले भी पढ़ा था पावर शेयरिंग में कि हमारे यहाँ पे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं फॉर जनरल, फॉर एससी, फॉर एसटी एंड फॉर ओबीसीज, और कुछ परसेंटेज भी पढ़ा था कि कितना परसेंट रिजर्व्ड है इन तीनों के लिए। ठीक है, मिनिमम 1/3 रिप्रेजेंटेशन किसको मिलेगा? विमेन को। अब यहाँ पे ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि 1/3 रिजर्वेशन किसको मिले? विमेन को। क्यों मिले? विमेन को रिजर्वेशन देने की क्या ज़रूरत है? हमने अभी इतना जितना पढ़ लिया उसमें कहीं भी विमेन का तो कोई नाम ही नहीं आया है। इसीलिए ज़रूरत है ताकि विमेन को भी पूरा रिप्रेजेंटेशन मिले, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो गवर्नमेंट के लिए काम कर सके और वो गवर्नमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। इससे ऑब्वियसली बेनिफिट होगा विमेन को। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन आया, और इस स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इसका काम है कि इसको इलेक्शंस करवाने हैं किसके? पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज के, पंचायत के और म्यूनसिपैलिटीज के। और ये ज़रूरी है कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ की रेगुलर इलेक्शंस हो, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ही कह रहा है कि रेगुलर इलेक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि एक प्रॉपर फंक्शनिंग डेवलप हो सके। तो ये वाले प्रोविजंस आए हैं 1992 के बाद। 1992 से पहले हमने देख लिया डिसेंट्रलाइजेशन था, लोकल गवर्नमेंट को पावर थी,
पर लोकल गवर्नमेंट अभी भी डिपेंडेंट थी स्टेट गवर्नमेंट पे, पर 1992 के बाद ऐसा नहीं हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। क्या क्या शेयर हो रहा है? आपको कुछ पावर भी देना है और कुछ रेवेन्यू भी देना है। किसको देना है? लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को। पहले ऐसा हो रहा था, स्टेट सारे पावर्स खुद यूज कर रहा है, लोकल गवर्नमेंट को सिर्फ थोड़ा बहुत काम दे दिया जा रहा था, रेवेन्यू भी बार बार जाके मांगो, और एक तरीके से आपको रेवेन्यू मिल ही नहीं रहा था। स्टेट टाइम टू टाइम अपने हिसाब से कुछ ना कुछ रेवेन्यू दे रही थी। अब फिक्स्ड हो गया है कि कुछ पावर और कुछ रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को मिलना चाहिए, ठीक है। नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये तो पता है, जितना बड़ा स्टेट है उसके हिसाब से नेचर ऑफ शेयरिंग होती है। जितना लोकल एरिया है, वो विलेज में कितने सारे पंचायत हैं, ग्राम पंचायतें, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो भी डिवीजन है और जो भी शेयरिंग ऑफ पावर है, रेवेन्यू है, वो उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब इंडिया में पंचायती राज का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहले क्या है? ग्राम सभा, फिर ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद। इस तरीके से एक पंचायती राज सिस्टम इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है। ग्राम सभा विलेज लेवल पे है, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे है, पंचायत समिति डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके का एक तरीके से एक पोजीशन क्रिएट हो गई है कि ग्राम सभा से हम कहाँ जा रहे हैं? जिला परिषद। अब हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा तो हमें पता होगा कि क्या होती है। बहुत सारे जो वोटर्स होते हैं वो सब ही ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। जितने भी पर्टिकुलर वोटिंग पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर विलेज में, तो वो ग्राम सभा के मेंबर होंगे। ग्राम सभा का काम क्या है? मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर। एक साल में वो 2 या 3 बार मिलेंगे। सबसे बड़ा काम होता है कि ये ग्राम पंचायत का एनुअल बजट पास करवाती है, ठीक है। रिव्यूज द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। अब यहाँ पे ग्राम सभा ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस रिव्यू क्यों करेगी? जैसे हमने इसमें देखा, क्यों करेगी? क्योंकि पहले ग्राम सभा है, फिर ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। तो ऐसे सिस्टम चल रहा है ना, ऐसे सिस्टम चल रहा है। तो इसकी वजह से ग्राम सभा एनुअल बजट भी अप्रूव कर रही है और ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस भी रिव्यू कर रही है, ठीक है। ग्राम पंचायत, अब ये बहुत सारे जो ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं वो मिलकर ग्राम पंचायत फॉर्म करेंगे, ठीक है। ग्राम पंचायत एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ वार्ड मेंबर्स, जिसमें कौन है? वार्ड मेंबर्स को क्या बोलते हैं? पंच। और वार्ड मेंबर का जो पंच के जो प्रेसिडेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? सरपंच। और डायरेक्टली इनको जो वहाँ पे जो अडल्ट विलेजर्स हैं, डायरेक्टली ग्राम पंचायत जो है वो अडल्ट विलेजर्स ही इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है फॉर द विलेज, और ये हमेशा ग्राम सभा के सुपरविजन में ही काम करेगी। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा को ही ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस रिव्यू करनी है। तो इसीलिए ग्राम पंचायत वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, ठीक है। उसके बाद क्या देखा था हमने? पंचायत समिति देखी थी। प्रेजेंट एट ब्लॉक लेवल, ग्रुप्स सेवरल ग्राम पंचायत, बहुत सारी ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति फॉर्म करती है। मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन द एरिया। और उस पर्टिकुलर विलेज में जितने भी पंचायत मेंबर्स होंगे वो पंचायत समिति के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। फिर हमने लास्ट क्या पढ़ा? जिला परिषद। जिला परिषद कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स in a district together constitute the जिला परिषद। बहुत सारे पंचायत समितिस के मेंबर्स, मंडल्स के मेंबर एक जिला परिषद कॉन्स्टिट्यूट करती है। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। और इसमें क्या हो रहा है? जो मेंबर्स इलेक्ट हो रहे हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा कुछ एमपीज और एमएलएज भी जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं, और कुछ जो वहीं के ही जो दूसरे ऑफिशियल्स होते हैं वो भी जिला परिषद के मेंबर्स होंगे। देखिए, इंक्लूड्स एमपी एंड एमएलए एंड सम डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स। और जिला परिषद का जो हेड होगा वो जिला परिषद चेयरपर्सन होगा, वो वहीं का ही पॉलिटिकल हेड कहलाएगा। आया समझ में किस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है? पहले ग्राम सभा आई, ग्राम सभा के बाद ग्राम पंचायत,
ग्राम पंचायत से पंचायत समिति फॉर्म हो रही है और बहुत सारी पंचायत समिति फॉर्म करके एक जिला परिषद फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अर्बन एरियाज में आप अगर देखते हैं, टाउन्स हमें पता है, टाउन्स म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं तो वो म्यूनसिपैलिटीज़ विल कम अंडर द सुपरविजन ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद सिटीज़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं और वहाँ पे वो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं वो प्रेजेंट है, और ये जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं दे आर बीइंग लेड बाय द हेड, और उनका हेड कौन होगा? मेयर। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। पहले अर्बन एरिया में देखेंगे टाउन्स, टाउन्स में म्यूनसिपैलिटीज, म्यूनसिपैलिटीज विल कम अंडर द सुपरविजन ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, सिटीज में म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, दीज आर द इलेक्टेड बॉडीज, एंड ये जो इलेक्टेड बॉडी है दीज आर बीइंग लेड बाय द हेड विच इज कॉल्ड मेयर। आया समझ में? अब क्या है कि ये जो ग्राम सभा और जो डिसेंट्रलाइजेशन, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सारे जो हमने फॉर्मेशंस किए हैं ना, ये क्यों किए? इससे हमें क्या सक्सेस मिली? एक्चुअली क्यों हुआ डिसेंट्रलाइजेशन? क्यों ये अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में म्यूनसिपैलिटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस फॉर्म हो रहे हैं? इससे फ़ायदा क्या हुआ है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि इतने सालों में 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, ये रेगुलर इलेक्शंस की वजह से जो हर 5 साल में हो रहे हैं। 36 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ब्राज़ील का केस में, ब्राज़ील में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि उस सिटी को अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, और वहाँ के जो मेंबर्स हैं ना, वो एक तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो एक तरीके से तो ये हो गया ना कि वहाँ पे भी इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वो इलेक्शंस के चक्कर में ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे लोग उस टाइम पे इलेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी तो यही कंडीशन है कि जब, क्योंकि रेगुलर इलेक्शंस हैं, तो जिसकी वजह से हमें पहली सक्सेस मिली है कि 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हुए हैं इतने सालों में। ठीक है, सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ डीपेंड डेमोक्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको अपना स्टेटस प्रोवाइड किया है? लास्ट में हमने पढ़ा डिसेंट्रलाइजेशन में किसको दिया? सेंटर के पास अपनी पावर थी, स्टेट के पास अपनी पावर थी, किसको पावर मिली? लोकल गवर्नमेंट को पावर मिली है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि डेमोक्रेसी में लोकल गवर्नमेंट को भी शेयर मिला है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो लोकल गवर्नमेंट को मिला, उसकी वजह से डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रही है और ज़्यादा डीपन हो रही है। ठीक है, थर्ड, इंक्रीज्ड विमेंस रिप्रेजेंटेशन। हमने पढ़ा था ना 1992 का जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें 1/3 सीट्स विमेन के लिए भी रिजर्व्ड है। तो इससे क्या हो रहा है कि विमेन को भी कुछ रिप्रेजेंटेशन हमारी गवर्नमेंट में मिल रही है। अब हम ये तो जानते हैं कि जहाँ पे सक्सेस है वहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं किसी गवर्नमेंट को। क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? पहला चैलेंज है ग्राम सभा के रेगुलर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरा चैलेंज है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो पावर है या जो रेवेन्यू है या रिसोर्सेज है वो लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। बोला तो जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को 1992 के अमेंडमेंट के बाद उन्हें कुछ सोर्स ऑफ पावर, कुछ सोर्स ऑफ रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट को देने हैं, बट अभी भी ये चैलेंजेस हम बहुत सालों से फेस करते आ रहे हैं कि ग्राम सभा की रेगुलर इलेक्शंस अभी भी नहीं हो रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट अपना ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं कर रहा है। ना तो वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर कर रहा है, ना ही वो ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज कर रहा है। किसको? टू द लोकल गवर्नमेंट। और ये इश्यूज़ रिजॉल्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, जिससे क्या हो जाए, लोकल गवर्नमेंट भी उतनी ही पावरफुल हो जाए जितनी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है, और लोकल गवर्नमेंट भी सबऑर्डिनेट ना रहे। नहीं तो वही कंडीशन आ जाती है ना डोमिनेशन की। लोकल गवर्नमेंट को ये फील होगा हमें डोमिनेट किया जा रहा है, एंड दे विल ऑल्सो फील एलिनेटेड, लाइक इन द केस ऑफ श्रीलंका द सिन्हेलीज वर फीलिंग एलिनेटेड। ठीक है, तो ये चैलेंजेस टाइम टू टाइम देखेंगे कि कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम किया जाए। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या सीख लिया हमने। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीख ली। फेडरलिज्म की डेफिनेशन सीख ली। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which power is shared between one central authority and various constituent units within a country। ठीक है, इसके अलावा हमने फेडरलिज्म के फीचर्स पढ़े थे। 2 और more टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, सबकी अपनी अपनी जॉरिस्डिक्शन होती है। तीनों टायर्स हैं, तीनों की अपनी जॉरिस्डिक्शन है, मतलब अपना स्पेसिफिक एरिया अथॉरिटी है। किसमें? इन टर्म्स ऑफ मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है,
फिर हमने पढ़ा कि ज्यूरिसडिक्शन क्लियरली, ये जो इनके स्पेसिफिक एरियाज हैं, अथॉरिटीज़ हैं, ये क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड हैं। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फिक्स्ड है, ठीक है। और कोर्ट्स कभी भी क्या कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंटरप्रेट कर सकता है, साथ साथ पावर्स को भी इंटरप्रेट कर सकता है इन तीनों टायर्स के, ठीक है। इसके अलावा हमने एक मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ा था फेडरलिज्म का, वो क्या था, हमें याद आना चाहिए। वो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि फेडरलिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट and to secure the unity of the country and to accommodate or to bring the regional diversity together, ठीक है। Secondly, success and challenges of local government in India post 1992 constitutional amendment। अभी पढ़ के आए हम 1992 से पहले डिसेंट्रलाइजेशन आ गया है, सेंटर और स्टेट ने पावर्स दे दिए हैं लोकल गवर्नमेंट को, लेकिन 1992 के बाद ज़्यादा चेंजेस आए हैं, क्योंकि 1992 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें रेगुलर इलेक्शंस की बात हुई है, उसमें सीट्स रिजर्व की है फॉर SC, ST, अदर बैकवर्ड क्लासेस। 1/3 जो पोजीशंस हैं वो वुमेंस के लिए रिजर्व की गई हैं ताकि वुमेंस को भी रिप्रेजेंटेशन मिले, और एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर्म हो। और इस इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि उन्हें रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के। ये पढ़ के आए कैसे चैलेंजेस फेस हुए, ठीक है। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में भी यही इशू था कि सेंटर स्टेट रिलेशंस बिफोर 1990 इतने अच्छे नहीं थे। आफ्टर 1990 जब कोलिशन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया, तब नेशनल पार्टीज़ जो थी वो स्टेट पार्टीज़ के साथ मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर रही हैं, मेजॉरिटी फॉर्म कर रही हैं, जिससे जो सेंटर का डोमिनेशन था स्टेट पे वो कम हो गया और सेंटर स्टेट को कभी भी डिसॉल्व नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी पढ़ के आए हैं। अब हमने पढ़ तो लिया, अब हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं। पढ़ने के बाद इवैल्यूएशन तो करेंगे कि कितना हमें समझ में आया कितना नहीं, और आंसर्स देंगे कुछ क्वेश्चंस के, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ नेशनल लीडर्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स इन इंडिया। उस टाइम पे नेशनल लीडर्स को किस चीज़ का डर था? मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा डर उन्हें ये था कि अगर सपोज लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन होगा तो कंट्री पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, इसीलिए उनका ये मेजर कंसर्न यही था। तो मेजर कंसर्न था इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? अभी मैंने आपको बताया, जब हम रिवाइज कर रहे थे तब मैंने बताया स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या काम है। एक बार सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं फिर देखते हैं। टू कंडक्ट नेशनल इलेक्शंस नहीं, टू ओवरसी द फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ स्टेट्स नो, टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस यही है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन 1992 के बाद में आई और उन्होंने कंडक्ट करवाया पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच टाइप ऑफ फेडरलिज्म डिस्क्राइब्स इंडिया। इंडिया में किस टाइप का फेडरलिज्म है? इंडिया में है कमिंग टुगेदर या होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर हमने पढ़ा था जहाँ पे बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आ रहे हैं और फिर वो एक कंट्री फॉर्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल भी पढ़े थे USA, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। होल्डिंग टुगेदर में हमने पढ़ा था जहाँ पे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, मतलब शेयरिंग ऑफ पावर हो रही है। और अभी हम डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ के आए हैं जिसमें पावर की शेयरिंग हो रही है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हमारे यहाँ भी है, एंड इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन स्पेन, इन बेल्जियम। जैसे बेल्जियम के केस में हमने देखा था, वहाँ पे भी उन्होंने सेंटर से कुछ पावर लेकर स्टेट को देती थी, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें आज पढ़ ली। फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म इंडिया में कैसे प्रैक्टिस हो रहा है, इंडिया में कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो फेडरलिज्म प्रैक्टिस करवा रहे हैं इंडिया में, और कौन से ऐसे टेस्ट थे, मेजर टेस्ट ऑफ इंडियन फेडरेशन थे। 3 मेजर टेस्ट पढ़े हैं हमने। पहला हो गया लिंग्विस्टिक स्टेट, सेकंड हो गया लैंग्वेज पॉलिसी, और थर्ड हो गया सेंटर स्टेट रिलेशंस। उसके बाद हमने कोलिशन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है। वो एक ऐसा टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म होती है जहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो एक अलायंस फॉर्म करेगी विद रीजनल, नेशनल और स्टेट पार्टीज, और फिर उसके बाद वो अपनी एक स्पेसिफिक पार्टी बनाएगी और पावर की शेयरिंग होगी, ठीक है। फिर हमने डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया पढ़ा जहाँ पे पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इट इज़ गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था बिफोर 1992, पर 1992 के बाद थोड़े चेंजेस आए और अच्छे चेंजेस आए, ठीक है।
फिर हमने एक्चुअली जो पंचायती राज सिस्टम इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद। ग्राम सभा है विलेज लेवल पे, ग्राम पंचायत भी विलेज लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इस तरीके से हमने इनका फॉर्मेशंस पढ़े। फिर हमने ये एक्चुअली पढ़ा था कि अब ये सारी चीज़ें हैं तो एक्चुअली सक्सेस क्या मिली है ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करने में। 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स इतने सालों में चूज़ हुए हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। विमेन को भी रिप्रेजेंटेशन मिला है और क्योंकि लोकल गवर्नमेंट को पावर मिली है, स्टेटस मिला है, तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो और ज़्यादा डीपन हो रही है और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रही है। ठीक है, इसके अलावा कुछ चैलेंजेस भी फेस हो रहे थे। चैलेंजेस क्या थे कि ग्राम सभा में रेगुलर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर का ट्रांसफ़र नहीं कर रही है टू द लोकल गवर्नमेंट। तो ये चैलेंजेस हैं जो हम विथ टाइम ओवरकम करेंगे। तो आई होप हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, हमें समझ में आया है। एक बार हम वापस ट्राई करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, हमें समझ में आएगा कि कैसे फेडरलिज्म इंडिया में प्रैक्टिस हो रही है। ओके, चलिए, थैंक यू।